बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। क्लास 8 केपीके न्यू कोर्स एमसीक्यूज यूनिट नंबर 4। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर कैन नॉट बी रिटन इन पेयर्स द गिवन नंबर इज। इस सवाल में कहते हैं कि अगर आपके पास एक गिवन नंबर हो और उस नंबर की प्राइम फैक्टर्स को जोड़ों में यानी पेयर्स में नहीं लिखा जा सकता तो नीचे दी गई ऑप्शंस में ये क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिकली हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्ज करें आपके पास एक गिवन नंबर हो 8 और इसका हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इस नंबर को गौर से देखा जाए तो इसके ये दोनों 2 जो है इसकी पेयर्स बन रही है, लेकिन यहाँ पर ये 2 जो है अकेला रह जाता है लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इस लिहाज से ये हमारे साथ एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर एक दूसरी नंबर को चेक कर लेते हैं। यानी यहाँ पर अगर आपके पास नंबर हो 36, तो यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो इसका प्राइम फैक्टर कुछ इस तरह होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए यहाँ पर इन दोनों 2 का जो है पेयर बन रहा है और इसके बाद 3 का भी पेयर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 36 जो है ये हमारे साथ एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी ये हमारे साथ यहाँ पर बराबर है 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। यहाँ पर 36 जो है ये हमारे साथ 6 स्क्वायर के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। यानी अगर किसी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं और उनके पेयर नहीं बन रहे हो तो ये हमारे साथ एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंडिंग स्क्वायर रूट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग द नंबर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज, यानी 4096 का स्क्वायर रूट जो है वो नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आप सब दोस्तों को एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन ए को उठाना है, यानी इसको चेक करना है, फिर ऑप्शन बी को चेक करना है, फिर ऑप्शन सी को और इसके बाद ऑप्शन डी को। आपने बस सिंपल ये करना है कि अगर मैं पहले इस नंबर को उठाता हूँ यानी 54 को आपने 54 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे अगर ये रिजल्ट आता है तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन फिर यही होगा। लेकिन इसके बाद आपने 74 को चेक करना है, 84 को चेक करना है, लेकिन यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 64। यहाँ पर आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4096 ये हमारे साथ बराबर है 64 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 64। इसके अलावा अगर हम 64 को यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे फाइनल रिजल्ट हमारे साथ आएगा 4096। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 104 इज द स्क्वायर रूट ऑफ। प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी आपने सेम मेथड अप्लाई करना है। यानी यहाँ पर हमने रेडिकेंड के अंदर जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करना है। यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो रेडिकेंड होता है उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल शॉर्टकट मेथड बता दिया है। तो आपने सिंपल ये करना है कि इस 104 को यानी 104 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इससे रिजल्ट सेम ही आंसर वाला आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 104 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस 104 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा 10,816, यानी 10,816 इससे रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,816 ये हमारे साथ एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 104 स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा। तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा 104, यानी 104 जो है ये हमारे साथ 10,816 के बराबर है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी 10,816। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 21,609 इज। इस सवाल में कहते हैं कि 21,609 का स्क्वायर रूट यानी ये इसका स्क्वायर रूट जो है ये किस वैल्यू के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों आपने फिर वही सिंपल मेथड यूज़ करना है। यानी आपने यहाँ से एक एक नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर
पहले हम इस एक को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस एक को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारा रिजल्ट यही आता है इसे, तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन यही होगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 147, यानी 147 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 21,609। स्क्वायर रूट ऑफ 21,609 इज 147। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर। इस सवाल में कहते हैं कि किसी नंबर पर, किसी भी नंबर पर या किसी भी वेरिएबल पर जब ऊपर यानी उसकी ऊपर यानी पावर या एक्सपोनेंट पे हमारे साथ क्यूब आ जाए तो ये क्यूब जो है हमारे साथ कौन सा नंबर होता है, यानी ये 1 होता है, 2, 3 या 9। तो क्यूब हमेशा ये हमारे साथ 3 से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी 2 पावर 3, यानी इसका मतलब है 2 क्यूब। अगर इसकी जगह आ जाए यानी एक्स क्यूब, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यानी एक्स क्यूब। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब होता है यानी इसका भी मतलब x डॉट x डॉट x। तो यहाँ पर इन तीनों के ऊपर यानी इस तीनों दो के ऊपर हमारे साथ एक्सपोनेंट 1 होता है, यानी जब सेम बेसिस आपस में ज़रब हो रहे हो तो उसका एक्सपोनेंट जो है वो ऐड होगा, यानी 1 + 1 + 1, इससे रिजल्ट आएगा 3। तो यहाँ पर ये 3 जो है ये क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 17 क्यूब इज इक्वल टू। इस सवाल में कहते हैं कि 17 क्यूब जो है ये हमारे साथ किस वैल्यू की बराबर है। प्यारे दोस्तों, आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने 17 क्यूब को इस तरह लिखना है, यानी 17 क्यूब का मतलब है 17 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17। यानी जब हम 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे यानी जो रिजल्ट आएगा वो होगा 289। इसके बाद आपने इस 289 को यानी 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा 4913। तो यहाँ पर 17 क्यूब जो है ये हमारे साथ बराबर है 4913 के। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 4913। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 40 इज द क्यूब रूट ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि 40 जो है ये किसका क्यूब रूट है। तो प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल ये करना है कि 40 क्यूब यानी 40 क्यूब ये बराबर है हमारे साथ 40 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 40। तो आपने सबसे पहले 40 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 1600। और 1600 को फिर आपने क्या करना है, और 1600 को फिर आपने 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 64,000। यानी इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 729 इज। इस सवाल में कहते हैं कि 729 क्यूब रूट ये हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शंस में किस वैल्यू के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, आपने बस सिंपल ये करना है कि आपने पहले यानी ऑप्शन ए को, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपने हर ऑप्शन को यानी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जब हम इस एक को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 6 6 यानी 36। तो जब 6 को हम 36 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे साथ 729 की वैल्यू की बराबर नहीं है। इसके बाद हम ऑप्शन बी को देखते हैं तो इससे भी 729 रिजल्ट नहीं आता। इसके बाद 8 को देखते हैं, इससे भी नहीं आता। तो अगर यहाँ पर डी ऑप्शन को देखा जाए यानी 9 को देखा जाए तो इससे करेक्ट 729 रिजल्ट आता है। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी 9 क्यूब ये बराबर है 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9। यानी जब इन दोनों 9 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 81। इसके बाद इस 81 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा 729। इस लिहाज से हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 9। एन ब्लैंक स्पेस form of set characteristics of numbers or elements of a particular set are described। प्यारे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए, इसमें हमारे साथ वर्ड सेट यूज हुआ है। तो यहाँ पर सेट से क्या मुराद है, तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन कर लेते हैं। वाज़ेह और मुख्तलिफ चीज़ों के मजमूए को सेट कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर सेट की बात की जाए तो सेट को हम 3 तरीक़ों से लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सेट को 3 तरीक़ों से लिखा जाता है। एक है टेबुलर फॉर्म, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म यानी ये वो तरीका है जिसमें हम तमाम नंबर्स को करली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और हर नंबर्स को कामा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है।
जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ए इज़ इक्वल टू हमारे साथ एक सेट ए है जिसकी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। हर एलिमेंट्स को कामा के ज़रिए सेपरेट किया गया है। तो ऐसी तरीके को कहा जाता है टेबुलर फॉर्म यानी तरीके इंदराज। तो यहाँ पर इसका दूसरा मेथड कुछ इस तरह है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी तरीके बयानिया, जिसमें तमाम नंबर्स या मेंबर्स जो है उसको हम एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं। मसलन हमारे साथ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर ऊपर दी गई सेट में हमारे साथ 1 से लेकर 5 तक नंबर्स मौजूद थे। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं एनी सेंटेंस की फॉर्म में, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे साथ एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है जो एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखा गया है। तो ऐसी मेथड को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। ये वो तरीका है जिसमें तमाम मेंबर्स या एलिमेंट्स को कैरेक्टर्स, नंबर्स या सिंबल्स को यूज़ करके वही सिंबल्स या कैरेक्टर जो है सेट की वजाहत करता है। मसलन ऊपर हमें दिया गया है एक सेट यानी अ सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर जो सिंबल यूज़ किया गया है सच दैट का, तो यही जो है यानी हमारी तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये सेट ए की एलिमेंट्स है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे साथ नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है, यानी x जो है यहाँ पर 6 से लेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 जो है ये 6 से लेस है, यानी 4 जो है 6 से लेस है। तो इसी तरह ये मेथड जो है सारी एलिमेंट्स की वजाहत करता है। तो इसलिए इस तरह जो भी सेट हम लिखते हैं इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अरे दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स या नंबर्स या एलिमेंट्स को जब हम एक ख़ास तरीके से डिस्क्राइब करते हैं तो इस मेथड को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक्स इज द फॉर्म ऑफ सेट। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया गया है यानी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सेट जो है ये एक सेंटेंस के फॉर्म में है। जो भी सेट जब एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखा जाए वो तरीके बयानिया यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। तो ये सेट जो है हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव मेथड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ अ सेट हैज़ 3 एलिमेंट्स देन द नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ दैट सेट इज। इस सवाल में कहते हैं कि अगर किसी सेट में हमारे साथ 3 एलिमेंट्स हो तो फिर इसके कितने सबसेट्स बनते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो 2n है। इस फार्मूले में n जो है सेट के अंदर जितनी भी तादाद में मेंबर्स हो उसको रिप्रेजेंट करता है। चूँकि यहाँ पर हमारे साथ 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर हमारे साथ 2 पावर n, तो यहाँ पर n की जगह 3 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा यानी 2 पावर क्यूब। तो यहाँ पर 2 पावर क्यूब जो है हमारे साथ 8 के बराबर है। तो यहाँ पर 8 हमारे साथ इसके यानी इन ऑप्शंस में, इन चारों ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर ये ऑप्शन बी जो है ये 8 की करीब है। तो इस लिहाज से हमारे साथ ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर 9 करेक्ट नहीं है, इसकी जगह हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है 8। यानी अगर किसी सेट में हमारे साथ 3 एलिमेंट्स हो तो फिर इसके 8 सबसेट बनते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द पावर सेट ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू 3, 4 इज। इस सवाल में कहते हैं कि ये हमारे साथ सेट ए है, तो इसमें कहते हैं कि इसकी कितनी पावर सेट बनते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। अगर देखा जाए तो इसका जो पहला यानी सेट आएगा वो होगा एम्प्टी सेट, और इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 4 और इसके बाद आएगा 3, 4। तो इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्लैंक स्पेस इज नॉट द सबसेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 10। इस क्वेश्चन में हमें एक प्राइम सेट दिया गया है जिसमें 10 तक इसमें एलिमेंट्स या मेंबर्स मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, इन ऑप्शंस में आपने उस एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है जो प्राइम नंबर्स का यानी सबसेट नहीं है, यानी वो नंबर इस प्राइम नंबर्स में यानी इस सेट में मौजूद नहीं है। प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं
हमारे साथ जो प्राइम नंबर्स का सेट है वो कुछ इस तरह है, यानी P इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर ये सेट जो है हमारे साथ 10 तक है। चूंकि 10 जो है ये हमारे साथ प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन ऑप्शंस में हमारे साथ इस सेट में हमारे साथ 5 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, लेकिन 11 इसमें मौजूद नहीं है। अगर इन ऑप्शंस को गौर से देखा जाए तो इसमें 2, 3, 5 मौजूद है, लेकिन इसमें 11 नहीं है। सो 11 इज नॉट द सबसेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 10। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स यानी z एंड x इज ग्रेटर देन -4 इज। इस सवाल में हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म का सेट दिया गया है, यानी ये सेट जो है ये हमारे साथ सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इसका टेबुलर फॉर्म कौन सा होगा नीचे दी गई ऑप्शंस में। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस सेट ए को गौर से देखा जाए तो यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी यहाँ पर जितनी भी एलिमेंट्स है वो हमारे साथ इंटीजर्स हैं, यानी वो सेट जेड से यानी इंटीजर से बिलोंग्स करते हैं। एंड और इसमें जितनी भी एलिमेंट्स है यानी एक्स एक एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है -4 से, यानी अगर देखा जाए तो जेड इंटीजर जो है ये हमारे साथ यानी 0 से राइट की तरफ ये हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, और 0 से लेफ्ट की तरफ ये हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 0 जो है हमारे साथ -4 से ग्रेटर है, 1 हमारे साथ -4 से ग्रेटर है, 2 हमारे साथ -4 से ग्रेटर है, और इसके बाद अगर देखा जाए -1 तो यहाँ पर -1 हमारे साथ -4 से ग्रेटर है, -2 हमारे साथ -4 से ग्रेटर है, -3 हमारे साथ -4 से ग्रेटर है। अगर इसके बाद हम -4 को लगाएंगे तो वो तो -4 के बराबर है। अगर इसके बाद हम -5 को लगाएंगे तो -5 जो है वो -4 से फिर लेस है। तो इस लिहाज से अगर इन ऑप्शन को गौर से देखा जाए तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए जो है यानी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर 0 जो है -4 से ग्रेटर है, इस तरह 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद अगर -1 को देखा जाए तो ये हमारे साथ -4 से ग्रेटर है, 2 इसी तरह, और इसी तरह हमारे साथ -3। तो इस लिहाज से इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इज। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शंस में हमारे साथ 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो प्यारी दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो हमारे साथ बराबर है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो यहाँ पर अगर हमारे साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कुछ इस तरह बन जाएगी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये सिंबल जो है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, और ये सिंबल जो है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये हमारे साथ बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसमें हमारे साथ राइट ऑप्शन जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 to 10 एंड सेट ए इज इक्वल टू 4, 6, 8 देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज। प्यारे दोस्तों, इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ यूनिवर्सल सेट जो है ये इन वैल्यूज़ के बराबर हैं, और सेट ए जो है हमारे साथ इस वैल्यू के बराबर है। तो आपने यानी ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे साथ बराबर है 1 से लेकर 10 तक इसमें मेंबर्स या एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। और दूसरी नंबर पे हमारे साथ सेट ए जो है इसमें हमारे साथ 3 एलिमेंट्स है, वो है 4, 6, 8। इसके बाद हमने एक कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट ये हमारे साथ बराबर है यू डिफरेंस ए के। तो यहाँ पर ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह हमारे साथ इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यानी यूनिवर्सल सेट हमारे साथ बराबर है 1 से लेकर 10 तक इसमें मेंबर्स यानी नंबर्स इसमें मौजूद है। इसके बाद हमारे साथ डिफरेंस का सिंबल आ जाएगा।
तो यहाँ पर ये सेम आ जाएगा। इसके बाद हमारे साथ है सेट ए, तो यहाँ पर सेट ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बस आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर इस यूनिवर्सल सेट में हमारे साथ 4 मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद 6 जो है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 8 जो है ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जितनी भी एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में यानी बाकी रहते हैं, यहाँ पर 4, 6, 8 जो है ये इस यूनिवर्सल सेट से यानी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे साथ एक कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा। तो इन वैल्यूज़ को यानी एक कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शंस में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे साथ ये ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10। तो इसमें हमारे साथ राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। अगर बी को देखा जाए तो ये इसमें गलत है, सी में 1 से 10 तक है ये भी गलत है, और डी में हमारे साथ इसमें 4 को ख़त्म किया गया है, लेकिन यहाँ पर 6 और 8 इसमें मौजूद है, लेकिन ये हमारे साथ ए कॉम्प्लीमेंट की बराबर नहीं है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द डे मॉर्गन्स लॉ इज, इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन डे मॉर्गन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो प्यारी दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लेट ए एंड बी एनी 2 सेट्स देन डे मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पर डे मॉर्गन लॉ को हम 2 तरीकों से लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला तरीका ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे साथ बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो इसका अपोजिट कुछ इस तरह होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि डे मॉर्गन लॉ को यानी किस तरीके से लिखा गया है, तो फिर इसमें वही हमारा आंसर होगा। यानी दोस्तों, अगर ऑप्शन ए को देखा जाए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल ये ऑप्शन ए जो है इसमें गलत है, और ऑप्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी इसमें बिल्कुल गलत है। इसके बाद ऑप्शन सी को देखते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑप्शन इसमें दुरुस्त है, यानी हमारा राइट ऑप्शन जो है इसमें वो है ऑप्शन सी। यहाँ पर अगर ऑप्शन डी को देखा जाए तो ये इसमें जनरल टर्म फॉर द सीक्वेंस 1, 7, 19, 13 इज व्हाट। इस सवाल में कहते हैं कि ये हमारे साथ यानी नंबर्स का एक सीक्वेंस है। तो इसमें कहते हैं कि इसमें हमारे साथ इसका जो जनरल टर्म होगा वो नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा होगा, यानी इसको हम किस फार्मूले के तहत हल कर सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर आप इन नंबर्स का सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर हमारे साथ या तो एक नंबर यहाँ पर ऐड हुआ है, या सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इन नंबर्स का जो सीक्वेंस है हमने उस नंबर को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जो हमें डिफरेंस दिया गया है वो कौन सा है। अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, ये हमारे साथ वही सीक्वेंस है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस सीक्वेंस में हमारे साथ जो पहला टर्म है वो हमारे साथ A1 यानी -5 के बराबर है, और इसमें हमारे साथ दूसरा टर्म यानी A2 ये हमारे साथ 7 के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है A2 -1, तो यहाँ पर A2 की जगह हमारे साथ आ जाएगा 7 -, और इसके बाद A1 की जगह आ जाएगा -5। यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि आपने इस -, को इस -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा +5। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल इन दोनों को ऐड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 12। तो प्यारे दोस्तों, आप यानी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर -5 और 7 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 12 है। तो इसी तरह अगर हम 19 और 31 का लेते हैं तो फिर भी हमारे साथ यानी रिजल्ट 12 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक में यानी नंबर 12 ऐड हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है। प्यारे दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब इसका हमने क्या करना है, जनरल टर्म फाइंड आउट करना है, यानी इसका हम जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर AN इज इक्वल टू A प्लस छोटी ब्रैकेट शुरू N-1 N2 D। तो यहाँ पर आपने इस सीक्वेंस से नंबर को उठाना है, यानी यहाँ पर यानी जो हमारे साथ A है ये -5 को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर D जो है ये हमारे साथ यानी वो उस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है जो हमने यहाँ पर इसको मालूम किया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी इस D की जगह आ जाएगा 12। तो यहाँ पर इस अर्थमेटिक सीक्वेंस की फार्मूले में जब हम वैल्यू दर्ज करते हैं तो इससे रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा, यानी -5 प्लस छोटी ब्रैकेट शुरू N-1 छोटी बंद N2 12। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस 12 को हम इस साइड पे भी ला सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर b मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर b होगा, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा an इज इक्वल टू -5 प्लस 12 इंटू n -1। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका जो राइट फार्मूला है वो है हमारे साथ ऑप्शन डी, an इज इक्वल टू -5 प्लस 12 इंटू n -1। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस ये कैसे कहा जाता है। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which the difference between any two consecutive numbers is the same is called an arithmetic sequence। या इसकी डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, a sequence of numbers in which each new term is obtained by adding or subtracting a fixed number known as the common difference in the previous term is called an arithmetic sequence। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The 11th term of the sequence 3, 11, 19, 27 and so on is। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस है नंबर्स का, इसमें हमने 11 टर्म को मालूम करना है। प्यारे दोस्तों इस सीक्वेंस में आपने कोई भी दो नंबर्स लेने होंगे, तो इसमें आपने उनका क्या करना होगा, इसका डिफरेंस मालूम करना होगा। जैसा कि इसमें मैं दो नंबर्स को उठाता हूं, यानी ये हमारे साथ 3 है और ये 11 है, यानी यहाँ पर ये 3 जो है A1 के बराबर है और इसमें जो सेकंड टर्म है 11 ये हमारे साथ A2 के बराबर है। तो जब A2 से हम A1 मनपी करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 8, यानी 11 मनपी 3 दैट इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पर अगर इन दोनों की भी दरमियान देखा जाए तो इसमें जो डिफरेंस हमें मिलता है वो सेम है, यानी 8 ही इससे रिजल्ट आएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस मिलता है वो सेम है, यानी हर एक में 8 है और ये हर एक नंबर के लिए फिक्स्ड है इस सीक्वेंस में। इसको हम इस तरह भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हम हर एक टर्म में 8 को ऐड करेंगे और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इससे मिलता है, यानी आएगा, और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इससे मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों इसको फिर आपने इन तक ले जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 तक तो ऑलरेडी हमें दिया गया है, तो इसको आपने क्या करना है, 11 तक ले जाना है। प्यारे दोस्तों इस 11 टर्म को, यानी इस सीक्वेंस के अंदर हमने 11 टर्म को पॉइंट आउट करना है, तो इसके लिए हमने यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ करना होगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। प्यारे दोस्तों इसका जो अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, an इज इक्वल टू a प्लस n मनपी 1 एंड 2 d। तो प्यारे दोस्तों इसमें हमारे साथ A1 जो है वो हमारे साथ 3 के बराबर है और इन दोनों नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो 8 है, इन दोनों के दरमियान भी 8 आएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर d की वैल्यू जो है वो हमारे साथ 8 के बराबर है, क्योंकि इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी 8 है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर यानी ये an सेम आ जाएगा, इस a की जगह हमारे साथ 3 आ जाएगा, प्लस का सिंबल जो है वो सेम आ जाएगा। इसके बाद है हमारे साथ n मनपी 1 ये भी सेम आ जाएगा और यहाँ पर d की जगह हमारे साथ 8 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर an जो है यानी इस सीक्वेंस के अंदर हमारे साथ जो 11 टर्म है वो हमारे पास नामालूम है, तो यहाँ पर ये n जो है 11 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर n की जगह 11 को पुट करना है। तो यहाँ पर an इसकी जगह आ जाएगा 11, इसके बाद 3 प्लस सेम आएगा, यहाँ पर हमारे साथ है n, इसकी जगह आ जाएगा 11 मनपी 1। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इससे जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा, यानी 11 मनपी 1 इससे रिजल्ट आएगा 8, फिर आपने 10 और 8 को मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 80, इसके बाद आपने 3 को इस 80 के साथ ऐड करना है तो इससे रिजल्ट आएगा A11 इज इक्वल टू 83। यानी इस सीक्वेंस में हमारे साथ जो 11 टर्म है वो है हमारे साथ 83। तो यहाँ पर इन ऑप्शन में हमने 83 को पॉइंट आउट करना है और वो है हमारे साथ ऑप्शन बी, यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
A sequence of numbers in which each term is obtained by multiplying or dividing the preceding term by a fixed number is called। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सा सीक्वेंस है नीचे दी गई ऑप्शन में जिसमें हर एक टर्म को हम ज़रब या तकसीम करते हैं तो इन दोनों सूरतों से हमें अगला टर्म मिलता है। तो ये सीक्वेंस कौन सा होगा नीचे दी गई ऑप्शन में? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन by multiplying or dividing the preceding term by a fixed number is called geometric sequence। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A polynomial with degree 3 is known as blank space polynomial। इस सवाल में कहते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्यूबिक। A polynomial with degree 3 is known as a cubic polynomial। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2x + 3 एंड 1 + 4x इज इक्वल टू व्हाट? इस सवाल में कहते हैं कि जब हम 2x + 3 को इस 1 + 4x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे दी गई ऑप्शन में इससे कौन सा रिजल्ट आएगा? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें हमारे साथ जो फर्स्ट टर्म है यानी एक्सप्रेशन है वो है 2x + 3 एंड 1 + 4x। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं आर 2x + 3 एंड 4x + 1। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल क्या करना है, यानी इस 2 को यानी 2x को आपने 4x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा 2 4 = 8 और इसके बाद x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा x²। क्योंकि जब सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो आपस में ऐड होंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 8x²। इसके बाद आपने इस 2x को यानी इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा +2x। इसके बाद हमारे साथ +3 को आपने इस +4x के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी 3 4 = 12 और x सेम आ जाएगा। इसके बाद इस 3 को आपने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा +3। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 8x² जो है ये सेम आ जाएगा और इसके बाद +2x और +12x ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 और ये 12 ये इसका कोफिशिएंट है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इससे रिजल्ट आएगा 14 और x यहाँ पर सेम आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपने एक x को लगाना है, 2x को नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो रूल्स है वो एडिशन का रूल है। यानी एडिशन में हम सिर्फ और सिर्फ यानी कोफिशिएंट को ऐड करते हैं और इसके बाद हमारे साथ +3 सेम आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो इससे जो रिजल्ट आता है वो है 8x² + 14x + 3। तो इसको आपने क्या करना है, इन ऑप्शंस के अंदर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 8x² + 14x + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2a-4 इज इक्वल टू व्हाट? इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ 2a-4 ये नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 2a-4 इज इक्वल टू व्हाट? प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल ये करना है कि इस 2a-4 को आपने 2 टाइम यहाँ पर लिखना है। यानी जब हम इस तरह लिखेंगे कि 2a-4 × 2a-4 तो यहाँ पर इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट 1 है और इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट 1 है, तो इससे सेम रिजल्ट आएगा 2a-4 या ये हमारे साथ a-b² की फॉर्मूले के बराबर है। तो इन दोनों तरीक़ों से हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने सबसे पहले इस 2a को आपने क्या करना है, इस 2a के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा 4। a जब a के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इसका एक्सपोनेंट यानी इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 है और इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट 1 है। जब सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो आपस में ऐड होंगे, तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा a² यानी 4a²। इसके बाद ये 2a इस -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे साथ +2a है और ये हमारे साथ -4 है। तो यहाँ पर प्लस ज़र माइनस माइनस 2 4 ज़र 8, तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा -8a। इसके बाद ये -4 जो है इस -2a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा यानी -8a।
और इसके बाद ये मनफी जो है इस मनफी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा माइनस ज़रबी माइनस, इससे रिजल्ट आएगा प्लस, और इसके बाद 4 4 ज़र 16। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर 4a² ये सेम आ जाएगा, मनफी 8a और मनफी 8a ये आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी मनफी 8 मनफी 8, इससे रिजल्ट आएगा मनफी 16 और a सेम आ जाएगा और प्लस 16 सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर 2a मनफी 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² मनफी 16a प्लस 16, यानी ये हमारे साथ इस वैल्यू के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, इन ऑप्शंस में हमने क्या करना है, यानी 4a² मनफी 16a प्लस 16 को फाइंड आउट करना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, 4a² मनफी 16a प्लस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फैक्टराइजेशन ऑफ x² जमा 7x जमा 12 इज इक्वल टू व्हाट। इस सवाल में कहते हैं कि जब हम x² जमा 7x जमा 12 को यानी फैक्टराइज करते हैं तो इससे नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो है x² जमा 7x जमा 12। प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल ये करना है कि इस क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है। तो इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह है कि आपने इस x² को आपने इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हमारे साथ जो रिजल्ट आएगा वो होगा 12x²। इसके बाद आपने क्या करना है, इस मिडल टर्म को यानी इस प्लस 7x को आपने इस तरह इसको तरतीब देना है कि इसके आपने 2 पेयर्स बनाने हैं, यानी 2 जोड़ी बनाने हैं, यानी जब उनको हम आपस में ऐड करेंगे तो इसे रिजल्ट सेम 7x आएगा, और जब उन दोनों जोड़ों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ये रिजल्ट आना चाहिए। यार दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी प्लस 3x प्लस 4x, जब इनको हम ऐड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 7x, और जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी 3 4 ज़र 12 x इंटू x² तो इससे सेम रिजल्ट आता है 12x²। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पेयर्स ली है यहाँ पर वो सही है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर x² जमा 3x, यानी इससे आपने एक वैल्यू कॉमन लेनी है, यानी यहाँ पर x यहाँ पर भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो यहाँ से एक x बाहर निकल जाएगा और ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी ये हमारे साथ x² है। जब इससे हम x बाहर करते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ x आएगा और इसके बाद प्लस सेम आएगा। यहाँ पर तो 3 के साथ एक x मौजूद था, वो भी यहाँ पर हमने निकाल दिया, तो इससे रिजल्ट आएगा x इंटू x प्लस 3, और यहाँ पर 4 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो यहाँ से हम 4 को कॉमन लेंगे और इसे रिजल्ट आएगा x प्लस 3। तो प्यारे दोस्तों, यानी x प्लस 3 और x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम है तो इससे हमने एक टर्म को लेना है, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 3। इसके बाद जो वैल्यूज़ बाकी रहती है यानी x प्लस 4 तो ये सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी x प्लस 3 इंटू x प्लस 4, यानी x² जमा 7x जमा 12 ये हमारे साथ बराबर है x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 के। तो इसी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर यानी इन ऑप्शंस के अंदर फाइंड आउट करना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे साथ जो रिजल्ट था वो था x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 या x प्लस 3 इंटू x प्लस 4। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, m मनपी n होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। इस सवाल में कहते हैं कि m मनपी n होल क्यूब ये हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शंस में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी m मनपी n होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, m मनपी n होल क्यूब ये हमारे साथ यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं m मनपी n इंटू m मनपी n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट 2 है और इसका 1 है, तो जब इनको हम आपस में ऐड करते हैं तो इससे रिजल्ट क्यूब ही आएगा, तो इसीलिए हम इसको यानी इस टर्म को इस तरह लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने इसके बाद सिंपल ये करना है कि ये हमारे साथ m मनपी n सेम आ जाएगा, और जब इसको हम यानी ये हमारे साथ दूसरा फार्मूला है, जब इनको हम यानी खोलते हैं तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा m² मनपी 2mn प्लस n², यानी a² मनपी 2ab प्लस b², ये हमारे साथ इस वैल्यू के बराबर है। इसके बाद आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस m को
आपने इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस m को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा m क्यूब। इसके बाद ये हमारे साथ प्लस दर भी माइनस माइनस आ जाएगा। इसके बाद जब यानी m को हम 1p2mn के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा, यानी 2102। इसके बाद m मल्टीप्लाई बाई m स्क्वायर और यहाँ पर n सेम आ जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह बन जाएगा 1p2m स्क्वायर n। इसके बाद आपने इस m को आपने यहाँ पर प्लस n के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसे रिजल्ट आएगा प्लस mn स्क्वायर। इसके बाद आपने इस 1pn को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो यहाँ पर जब इस 1pn को हम m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे रिजल्ट आएगा 1pm स्क्वायर n। और इसके बाद आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस n को यानी 1pn को आपने 1p2mn के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 1p ज़र 1p प्लस 2102। इसके बाद m सेम आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाई n, तो इसे रिजल्ट आएगा प्लस 2mn स्क्वायर। और इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस 1pn को आपने इस प्लस n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसे रिजल्ट आएगा 1pn क्यूब। क्योंकि यहाँ पर n के ऊपर एक्सपोनेंट 1 है और इसके ऊपर 2 है, तो इसे रिजल्ट आएगा 1pn क्यूब। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यानी जो लाइक टर्म्स है उसको आपने इकट्ठा करना है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यानी यहाँ पर m क्यूब सेम आ जाएगा और इसके बाद 1p2m स्क्वायर n और यहाँ पर 1pm स्क्वायर n, ये हम एक साथ लिखेंगे और इसके बाद हमारे साथ आ जाएगा यानी प्लस 2mn स्क्वायर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ है प्लस mn स्क्वायर, ये यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये हमारे साथ लाइक टर्म्स है। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इस 1p2 को इस 1p1 के साथ ऐड करना है, तो इससे 1p2 1p1, इससे रिजल्ट आएगा 1p3m स्क्वायर n। इसके बाद प्लस 2 प्लस 1 के साथ आपने ऐड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा प्लस 3mn स्क्वायर। तो यहाँ पर ये mn स्क्वायर और प्लस mn स्क्वायर, चूँकि ये हमारे साथ लाइक टर्म है और जब लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो उसका कोफिशिएंट ऐड होगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर 1pn क्यूब ये सेम आ जाएगा, तो इससे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, यानी m1pn होल क्यूब इज इक्वल टू m क्यूब 1p3m स्क्वायर n प्लस 3mn स्क्वायर 1pn क्यूब। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं m1pn होल क्यूब इज इक्वल टू m क्यूब 1p3mn n टू m1pn 1pn क्यूब। यानी यहाँ पर आपने इससे कॉमन लेना है, यानी यहाँ से जब हम कॉमन लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 1p3, 3 यहाँ पर भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। इसी तरह mn यानी क्या करना है 1p3mn को इससे कॉमन लेना है, तो यहाँ पर हमारे साथ बच जाएगा m और इसके बाद माइनस और प्लस माइनस और यहाँ पर हमारे साथ बच जाएगा n। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारे साथ m1pn होल क्यूब ये इस वैल्यू की भी बराबर है और इसकी भी बराबर है। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखना है कि ये यहाँ पर हमारे साथ जो ऑप्शंस मौजूद है वो इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। यानी दोस्तों ये यहाँ पर हमारे साथ फार्मूला है m1pn होल क्यूब, ये यानी m1pb होल क्यूब, ये हमारे साथ इस वैल्यू की बराबर है, यानी a क्यूब 1p3ab। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर n टू m1pb, इसके बाद 1pb क्यूब, तो ये सेम टू सेम इस फार्मूले की बराबर है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा इसमें कौन सा आंसर सही है। तो प्यारे दोस्तों m1pn होल क्यूब इज इक्वल टू m क्यूब 1p3m स्क्वायर n प्लस 3mn स्क्वायर 1pn क्यूब। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट एंड सिंबल नंबर्स। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी ये हमारे साथ वैल्यूज़ है एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 12। तो यहाँ पर x जो है इसमें हमारे साथ वेरिएबल है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें हमारे साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारे साथ 12। और इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कोफिशिएंट, तो यहाँ पर 7x यानी 7x, यहाँ पर x के साथ जो 7 मौजूद है इसको कहा जाता है कोफिशिएंट। और यहाँ पर इसके साथ हमारे साथ यानी सिंबल्स और नंबर भी मौजूद है, तो इसको कहा जाता है एक्सप्रेशन। यानी एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट एंड सिंबल नंबर्स। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लैंक स्पेस आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी पॉलिनोमियल्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी।
जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।